Thank you, everyone. Ma'am, please have a seat. I request Ramit to welcome Sadaf for this session. Thank you. So this is how we'll proceed with the session. So ma'am, you take the mic. Thank you. Ma'am, please अपने बारे में कुछ बता दीजिए. Then we'll proceed with the questions. Okay. Good evening, everyone. First of all, really thank you for having me here. और मेरे बारे में सदफ चौधरी मेरा नाम है. ऑल इंडिया रैंक 23 इस बार मुझे यूपीएससी सीएससी में मिला है. 2020 जो एग्ज़ाम हुआ था, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था. बाकी दूसरा अटैम्प्ट था ये मेरा. इससे पहले मैं 2 साल प्रिपेयर कर रही थी. पहले अटैम्प्ट में फेल हुई, इसमें क्लियर हो गया. और उससे पहले एक अमेरिकन बैंक के साथ मैं काम कर रही थी. एंड उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी. आई थिंक द मोस्ट एक क्या बोलना चाहिए, मोस्ट फ्रिक्वेंट एक ऑक्यूपेशन जो लोगों का रहा है या ट्रेड जो रहा है. तो इंजीनियरिंग मैंने एनआईटी जालंधर से की थी, केमिकल इंजीनियरिंग में. बहुत ही नॉन लीनियर सा करियर पाथ रहा है. आई फील दृष्टि वाले इंटरव्यू में सेम चीज़ मेरे से पूछी गई थी कि अच्छा आपको इतने 24-25 साल क्यों लग गए करियर पाथ फिगर आउट करने में. और मोस्टली काफ़ी लोग होंगे जो इस सेम चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे. बाकी होम टाउन मेरा रुड़की है, एक छोटा सा शहर है उत्तराखंड में. जानते होंगे लोग शायद आईआईटी रुड़की की वजह से काफ़ी फेमस भी है. और घर पे रह के मैं प्रिपेयर कर रही थी. एक बार मैंने डिसाइडेड कि यूपीएससी मतलब अपीयर करना है, तो आई मूव्ड बैक होम और खुद से प्रिपेयर किया था. रीज़न बीइंग पहले से अकेले पढ़ती आई हूँ, थोड़ा कंफर्ट जोन मेरा क्रिएट हो गया था कि सबका अपना होता है. आई थिंक कुछ लोगों को डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए होता है क्लासरूम वाला. मुझे लगता था कि मैं अपनी पेस पे पढ़ूंगी तो बेटर पढ़ूंगी. सो आई डिसाइडेड टू मूव बैक होम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. और फिर उसके बाद खुद से पढ़ाई कर रही थी. और दिस ईयर आई हैव बीन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड गेट सिक्योर अ गुड रैंक. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो क्या था, वो मोमेंट क्या था जब आपने डिसाइड किया कि फाइनली यू विल लीव योर जॉब एंड यू विल प्रिपेयर फुल टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन. हाँ, सिविल सर्विसेज का पहले से ही था कि मन में कहीं ना कहीं करना है. आई थिंक 6th-7th क्लास से, जब ज़्यादा पता भी नहीं था सिविल सर्विसेज में क्या होता है. तो जब छोटे होते हैं, रूरल एरिया से आप आते हो, तो एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, उनसे हमारा बड़ा एक्सपोजर रहता है. तो मेजरली ये था कि अच्छा ऐसी कोई जॉब होती है जो करनी है. बट टाइम के साथ साथ वो सबसाइड हो गया. उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा, एक सेफ करियर पाथ जो कि इंजीनियरिंग था वो लिया. देन बैंकिंग जो बताया मैंने अभी. 2018 में आई रिमेंबर यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट्स आए थे. सो देयर वाज ऑल इंडिया रैंक 2 अनमोल शेर सिंह बेदी. वो मेरे प्रोफेसर का बेटा था, कॉलेज से जानते थे, उसके बारे में सुनते थे. तो मुझे लगा कि जब ये कर सकता है और आई ऑल्सो हैड दिस ड्रीम वंस, तो मुझे लगा एक शॉट देना चाहिए. बिकॉज जॉब तो आप कभी भी कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू कॉर्पोरेट. सो दैट वाज द मोमेंट जब मुझे लगा कि नहीं, प्रिपेयर करते हैं. और आई क्विट माई जॉब, आई मूव बैक होम. और उसके बाद यही सोच के गई थी वैसे उस टाइम भी कि थोड़ा गैम्बल तो है और 2 साल ही प्रिपेयर करना है, नहीं होगा तो आई कम बैक. सो दिस वॉज द इंटायर थिंग, द मोमेंट. ये बहुत रिलेटेबल है. बट यहीं से एक दूसरा चीज़ निकल के आ रहा है. आपने कहा कि आपने डिसाइड किया था कि आप 2 साल प्रिपेयर करेंगी. कितना ज़रूरी होता है आपके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाना कि या कर सकना कि हम कितना समय इसको देंगे और कितना टाइम इसके लिए देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एज पे प्रिपरेशन शुरू की गई है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, काफ़ी इंडिविजुअल क्वेश्चन है ये. लोगों का पैशन डिफरेंट होता है, लोगों के जो एक लाइफ का स्टोरी होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. तो मेरा मेजरली यही था कि ठीक है, एक ड्रीम था, पूरा करना है, तो आपने कर लिया वो चीज़ बचपन से. ज़रूरी है अटेम्प्ट्स के बारे में सोचना, क्योंकि कोई भी साइकिल ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कब आपको कट मारना है कहीं से, या कट नहीं मारना है तो एटलीस्ट एक बैकअप ऑप्शन प्रिपेयर करना है. क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना एग्ज़ाम के साथ में कि अरे इसी में करना है, या फिर वो व्हाट हैपेंस, इट गेट्स द बेटर ऑफ यू, कि आपको लगता है कि यही करना है, यही करना है, और दिमाग जो है कहीं और जाता नहीं है और आप एकदम से स्टक हो जाते हो उस साइकिल में, प्री मेंस इंटरव्यू. तो इसलिए यू शुड हैव अ क्लोज एक सिस्टम कि यहाँ तक करना है, नहीं हुआ तो चाहे कट मत मारो बट एक बैकअप ऑप्शन रखो. मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि आप 2 या 3 अटैम्प्ट्स अपने दीजिए. उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं हो रहा तो आप बैकअप एक ऑप्शन ज़रूर रख लीजिए, चाहे फिर साइड बाय साइड आप देते रहें. रही बात प्रिपेयर कहाँ से करना चाहिए,
तो प्रिपरेशन की कोई ऐसी एज नहीं है। यूपीएससी ने 21 साल कहा है, आप 21 साल से स्टार्ट कर दीजिए। आपकी अपनी करियर चॉइसेस अगर डिफरेंट है तो आप कभी भी 30 आई थिंक 30 है 32 आपकी 32 एज लिमिट 32 होती है। तो ये तो काफ़ी इंडिविजुअल है और आई डोंट थिंक कोई बता सकता है। लोग अपने लास्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर करते हैं, लोग पहले अटैम्प्ट में भी क्लियर करते हैं, लोग 21 साल में भी करते हैं, लोग 32 साल में भी करते हैं। तो ये मत सोचिए कि टाइम निकल गया है या कुछ गवा दिया है आपने। मैम किसी ने पूछा है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टिल एंड, मतलब जिस फेज़ में आप हैं जब प्रिपरेशन के, तो कैसे वो मोटिवेशन बना रहे जितने भी साल आपने डिसाइड किया है कि आप तैयारी करेंगे। देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं खुद भी एड्रेस करना चाहती थी। आपने शुरू में ही पूछ लिया तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ कि जब मेरा पहला अटैम्प्ट था प्रीलिम्स वाला, उसमें मैं फ़ेल हो गई थी पहले ही प्रीलिम्स में। तो आई रिमेंबर बड़ा ख़राब लगता है क्योंकि आपको पता है कि भाई आप एकदम ज़िंदगी भर से टॉपर रहे। एक तो वी हैव दिस एकेडमिक एरोगेंस कि हम तो हमेशा टॉपर थे और हम कैसे फेल हो सकते हैं। डोंट हैव दिस, क्योंकि फेलियर सबके साथ आता है लाइफ में। कोई नीट जेईई शुरू में फ़ेल हो जाता है, कोई यूपीएससी में फ़ेल हो जाता है, लेकिन फेलियर कभी भी फेटल नहीं होता है, सक्सेस कभी भी फाइनल नहीं होता है। ये सब ज़िंदगी का लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि प्री ही नहीं निकल रहा है और जॉब छोड़ के आई थी, अच्छा खासा पैकेज था, तो और दोस्तों को देखती थी सोशल मीडिया पे यूरो ट्रिप कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। सो दैट फोमो, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो लगता था कि ये तो गलत हो गया है, गैम्बल था और आप लूज़ कर रहे हो एक तरीके से। बट फिर आई थिंक जो मेरा ये था कि पहली चीज़ 2 अटैम्प्ट देने हैं, तो आई वॉज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल कि अब तो करना ही है, नहीं तो फिर वापस उसी लाइफ में चले जाना, जो कि अच्छी थी बट मीडियोकर थी। ऐसा कोई कुछ लार्जर देन लाइफ नहीं था। तो एक तो वो चीज़ थी। इसलिए कभी भी अगर आपको लगे तो थिंक व्हाई डिड यू स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मोटिवेशन इंटरनल होती है, इंस्पिरेशन बाहर से आ सकती है। मैं आज बोल रही हूँ, आप लोग बड़े इंस्पायर्ड हो जाओगे, घर चले जाओगे, एकदम बढ़िया पढ़ाई करोगे 8-8 घंटे, पर वो 2-4-10 दिन में निकल जाएगा। मोटिवेशन हमारी खुद की होती है कि हमने क्या टारगेट्स बनाए, क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं। वो जो एक हाई होता है अपने टारगेट्स को अचीव करने का, अपने अच्छे मार्क्स देखने का, आपकी टेस्ट सीरीज़ हैं या आपका कुछ आंसर शीट इवेल्युएट हो रही है, जो भी है। तो आई थिंक वो जो हाइज हमारे खुद के होते हैं, लिविंग लाइफ फ्रॉम वन हाई टू अनदर, वो मोटिवेशन रहती है हमारी यूपीएससी में। तो वो आपके अंदर से आ सकती है। इसमें हमेशा आपको ये देखना है कि आपके क्या रीजंस हैं, आपकी क्या मोटिवेशन है, आपकी क्या इंस्पिरेशंस हैं। मैम व्हाट डिड मोटिवेट यू, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू? आई थिंक मोटिवेशन जो मेरे लिए था वो ये, अच्छा एक छोटी सी शायद लाइफ स्टोरी में शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। हम लोग थोड़ा एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे शादी वादी भी जल्दी हो जाती है, थोड़ा रूरल बैकग्राउंड भी था। तो माई मदर गॉट मैरिड वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ और 12th कंप्लीट हुआ था, ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने एनरोल किया। शी वॉज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हर ग्रेजुएशन and had her exams on 5th of July and I was born on 3rd of July. So obviously she couldn't appear for her exams. उसके बाद और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चे, वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। जब मैं कॉलेज गई तो भाई बहन भी, 2 छोटे भाई बहन हैं, वो बड़े हो गए थे। मैं कॉलेज चली गई थी तो मम्मी को लगा कि अच्छा आप पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। सो आई वॉज इन द सेकेंड ईयर, माई मदर गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड अगेन इन दैट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड शी ऑल्सो ग्रेजुएटेड। तो मुझे ये लगता था कि अच्छा जब ये कभी गिव अप नहीं कर रही हैं, जब ये कर सकती हैं, तो मैं कैसे गिव अप कर रही हूँ। मतलब मैं तो आई एम 1 जनरेशन अहेड ना, आई शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड, आई शुड बी बेटर प्लेस्ड, क्योंकि फाउंडेशन थी मेरे पास, उनके पास तो फाउंडेशन भी नहीं थी। तो आई थिंक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हमारी लाइफ से होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, तो वो मोटिवेशन एक रहती है हमेशा से। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जब ये नहीं गिव अप कर रही हैं तो आई वुड नॉट ऑल्सो गिव अप। ये बहुत बेहतरीन मोटिवेशन है और स्टोरी है। मैम अगला सवाल है, ये एक भ्रम भी हो सकता है और ये जेन्युइन सवाल भी हो सकता है कि व्हाट इज़ इट दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड दैट यू कुड बिकम एन IAS ऑफिसर और was successful in UPSC examination? For me personally, I think 2 things. First of all, I am very confident. मतलब जल्दी मैं एकदम डिटर नहीं होती हूँ। जैसे हमारे यूपीएससी मार्केट में ये बहुत होता है कि कुछ नया रिसोर्स आया है, नया रिसोर्स पढ़ लो, कोई नई स्ट्रेटजी आई है उसको फॉलो कर लो। तो मेरा ये था कि मैंने अपना एक स्ट्रेटजी डिवाइस की थी और उसको मैंने फॉलो किया। मैं 10 लोगों की बात सुनती थी, मुझे लगता था तो मैं कुछ बिट्स एंड पीसेस को अपनी स्ट्रेटजी में इंटीग्रेट कर लिया करती थी। बट मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैं तो, मेरी स्ट्रेटजी बेकार है, जो सामने वाला बोल रहा है ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लो। इसलिए मैं बोलूँगी आप लोग मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और जो आपको लगता है बेटर चीज़ें वो असिमुलेट कीजिए। तो एक तो ये दिस कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मुझे अपने लिए लगती है वो ये कि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज थी
ऑर्गेनाइज से मेरा मतलब ये है कि मुझे पता था सिलेबस क्या है, क्या क्या बुक्स रेफ़र करनी है, कितना टाइम किसको देना है, और ये कोई ऐसे किसी ने मुझे बताया नहीं था। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, आप सिलेबस देखते हैं, अगर आप एक पैटर्न देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो ऑर्गेनाइज होना ज़िंदगी में, इसी में आपका डिसिप्लिन भी आता है। आप टाइम टेबल बनाइए, फॉलो कीजिए, टेस्ट लिखिए टाइम पे। तो दिस ऑर्गेनाइज थिंग, आई थिंक इट रियली वर्क वेल फॉर मी। So ma'am, there's a question कि what were the changes you made or developed in your preparation after your first attempt, after you failed in your first attempt? The reason that I failed in my first attempt was over confidence, कि मुझे लगा प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है और मेंस से बनती है आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है। मैंने कम टाइम दिया प्रीलिम्स को, मेंस को ज़्यादा टाइम दिया, एंड इट रियली कॉस्टेड मी वेरी डियरली। तो दूसरे अटेम्प्ट में मैंने टाइम अच्छे से एक डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मेंस को इतना टाइम देना है, ऑप्शनल को इतना टाइम देना है और प्रीलिम्स को इतना टाइम देना है। और प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि आई वाज ऑब्वियसली स्केयर्ड ऑफ इट बाय देन कि सेकेंड अटेम्प्ट है, और मेरा तो टारगेट यही था कि बस प्रीलिम्स निकलना चाहिए, बाकी आगे का देख लेंगे। तो वो आई थिंक जो टाइम मैनेजमेंट था, जो स्ट्रेटजी थोड़ा बेटर प्लान हो गई थी, इट वर्कड वेल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट अटेम्प्ट। So how did you manage time, especially for self-studies after 5 hours of classes on a regular basis? Pramod has asked this question. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय प्रमोद। आपकी क्लासेस होती हैं, देखिए आपका वो भी स्टडी का पार्ट ही है, और आप क्लासेस लगाइए, उसके बाद घर जाके थोड़ा सेल्फ स्टडी कीजिए। इट्स मोर लाइक कि जैसे हम स्कूल में करते थे कि पहले स्कूल लगाते हो, फिर आप घर जाके खुद से पढ़ाई करते हो। देखो, सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यूपीएससी में अगर आप आए हैं तो आपकी स्पून फीडिंग तो नहीं होगी, क्लास में वो आपको एक डायरेक्शन देंगे, आपको रिसोर्सेज देंगे, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। तो आप ये मत सोचिए कि हम थक गए हैं, ये हो गया वो हो गया। टाइम मैनेज कीजिए। एक तो आने जाने में थोड़ा आप कम्यूटेशन देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, मतलब हेल्दी हैंग आउट कीजिए। वीकेंड पे चले जाइए एक आध बार, ऐसे नहीं कि रोज़ पार्टी हो रही है, बढ़िया इधर जा रहे हैं, सीपी खान मार्केट जा रहे हैं, वो नहीं करना है। सोशल मीडिया थोड़ा देख के यूज़ करना है। मतलब मुझे पता है सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक हो जाता है एक पॉइंट के बाद, तो इसलिए जस्ट बी वेरी सेलेक्टिव इन व्हाट यू कंज्यूम ऑन सोशल मीडिया। इन फैमिली गेट टुगेदर में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो एकदम ऐसा होता है कि प्रेशर डबल कर देता है। तो इन सब चीज़ों से यू कैन सेव टाइम। अल्टीमेटली आप ये देखो कि आपका गोल है, आपका टाइम है, सबके पास 24 आवर्स है, हर कोई मैनेज कर रहा है, तो आप भी मैनेज कर सकते हो। दैट इनर विल शुड बी देयर। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड those questions are related to optional subject, how to choose optional subject, when to start preparation regarding the optional subject, and how to write answers in the optional subjects. So how to choose? First of all, I think 2 considerations. पहली बात, आपका इंटरेस्ट, क्योंकि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 500 नंबर का उसका वेटेज होता है। जो आपके जीएस होते हैं जिसका 1000 नंबर का मेंस में वेटेज होता है, वो 10 या 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप देख रहे हो, आप 10-12 सब्जेक्ट 1000 नंबर में पढ़ रहे हो, और आप एक सब्जेक्ट 500 नंबर के लिए पढ़ रहे हो। बुक्स भी ज़्यादा होंगी, मेहनत भी ज़्यादा होगी। आप ऐसा सब्जेक्ट देखो जिसके साथ आप रात रात भर जग के उन बुक्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो। एक सस्टेन्ड इंटरेस्ट आपका 1 साल 2 साल उस सब्जेक्ट में रह सकता है, तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स से मेरा मतलब ये है कि जीएस के साथ कितना ओवरलैप है, क्या उस सब्जेक्ट का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब कन्नड़ लिटरेचर ले लिया, ले लो, लेकिन मटेरियल होना चाहिए उसका। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स, जब आप एक फाइन बैलेंस दोनों के बीच में स्ट्राइक कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के और लॉजिस्टिक्स के, तो आई थिंक दैट समटाइम्स दैट मोस्टली ट्रांसलेट्स इनटू अ बेटर ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, ये थोड़ा इंडिविजुअल है। मैं जैसे काफ़ी लोग जीएस और ऑप्शनल साथ साथ करते हैं। अगर आप ऐसे स्विच करने में कंफर्टेबल हैं तो आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जल्दी बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट से। मेरा थोड़ा ये था कि मैं एक सब्जेक्ट एक बार जोन में आ गई, हिस्ट्री पढ़ रही, तो मैं हिस्ट्री पढ़ती रहती थी। तो मेरा ये था कि मैंने पहले जीएस किया, फिर मैंने ऑप्शनल उठाया। तो ये आप थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कैसे करना है। लेकिन ये है कि आप स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं, तो उसमें आप ये मानिए कि 3-4 महीने में जीएस करके 2 महीने में ऑप्शनल करना ही करना है। एक रीडिंग कम से कम सब चीज़ों की हो जानी चाहिए। 50% जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये देखना कि कितना वेटेज किस टॉपिक का है, तो ये सब कर सकते हैं। आंसर राइटिंग का अगर आपको अपने आप से करना है ऑप्शनल के लिए, तो बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। आप आंसर राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना उससे भी बेटर है आप स्ट्रक्चरिंग से स्टार्ट कीजिए। स्ट्रक्चरिंग से मेरा मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने वो कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो आप दिमाग में सोचिए कि आप कैसे आंसर लिखेंगे।
तो ऐसे जब आप 100-50 क्वेश्चन कर लेंगे स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद आप पेपर पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा अच्छे से लिख पाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर ऑलरेडी हो चुके होंगे। फिर उसके बाद आपको लिखना एक एक्सटेंसिव कवरेज हो जाएगी बेसिकली। और आंसर राइटिंग तो आप जब भी स्टार्ट करें, चाहे जीएस की हो चाहे ऑप्शनल की हो, लिटरली मैं एक बच्चों के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ उस मामले में, पहली रीडिंग के बाद मत स्टार्ट कीजिए। पहली रीडिंग में ना नोट्स बनाने हैं ना आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट लगता है। आता तो कुछ है नहीं, जब हम शुरू में आते हैं तो हमें लगता है अरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली रीडिंग कीजिए, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, दूसरी रीडिंग कीजिए, ताकि पता चले कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा वेटेज है, किस पे कम वेटेज है, मतलब फोकस कैसे करना है। और उसके बाद थर्ड रीडिंग कीजिए, इसमें आपको समझ में कंसेप्ट जो रह गए होंगे वो आ गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट है नहीं है वो सब आ गया होगा। मतलब थर्ड रीडिंग इज लाइक योर फाइनल रीडिंग। उसके बाद आप क्वेश्चन मतलब एक आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक और दूसरा जो सेगमेंट है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, स्पेशली पिछले 2 सालों में जो आपने स्पेशली अटेम्प्ट्स दिए, करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक तरीके से चेंज हो रहा है, हाउ इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू यू? करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पहली बात सबको पता है, और आई थिंक ये एक मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट है। पता होता है लेकिन करते नहीं है। तो न्यूज़पेपर बहुत ही रिलीजियसली पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर पढ़िए, 2-2 3-3 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दिन में 1-1.5 घंटा, शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5 घंटा मान लीजिए, बाद में 1 घंटा, तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इससे आपको ये सब पता, आई थिंक अब तक क्लास में पता चल गया होगा कि ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प मिलती है, थोड़ा कॉम्प्रहेंशन में हेल्प मिलती है कि आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है। हाँ, तो ये सब इसके जो है एक बेसिक बेनिफिट्स हैं। उसके बाद 2 काम आप कर सकते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना लो, वो मतलब आप अपनी श्रद्धा है, वो आप देखें तो न्यूज़पेपर से नोट्स बना लीजिए। मैं नहीं बना पाती थी क्योंकि थोड़ा मैं लेज़ी भी हूँ, थोड़ा ये कि उतना टाइम भी नहीं बचता है। तो मैं करंट अफेयर्स मैगजीन जो आपकी आती हैं, दृष्टि की भी आती है और सारी कोचिंग्स की भी आती हैं, तो करंट अफेयर्स मैगजीन से जो मंथली आती थी उनसे रिवाइज कर लिया करती थी। इट्स मोर अबाउट कि देखिए वो जो मैगजीन्स आ रही हैं, तो ये सब लोग जो आपकी फैकल्टी, कंटेंट, जो रिसर्चर्स हैं, ये सब आपके लिए मेहनत करके रख रहे हैं, नोट्स बना के रख रहे हैं, आपको जाके पढ़ना है। तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आप क्यों अपने 2-2 3-3 घंटे दे रहे हैं। मेरा सोचना तो ये था बेसिकली। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, मैगजीन से रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई इसका एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट कोई वो नहीं है कि यही करना है। और एक हाँ, डायनेमिक आ रहे हैं, एग्जैक्टली करंट अफेयर्स बहुत चेंज हो रहा है। देखो बहुत ही ऑनेस्टली मैं बात करूँगी, जो आपका पेपर आता है 50% आपका स्टैटिक होता है, 50% डायनेमिक होता है। डायनेमिक बेसिकली करंट अफेयर्स होते हैं। तो जो 50% स्टैटिक है वो आता है आपका स्टैंडर्ड बुक से, वो एनसीईआरटीज हो सकती है, हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम है या बिपिन चंद्रा है, बाकी आपका ये हो गया लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। तो ये जो बेसिक बुक है, और जो 50% स्टैटिक है वो गलत नहीं करना है पहली बात, क्योंकि जो सब सही कर रहे हैं अगर आप वही गलत करोगे तो आप सीधा लॉस में हो। तो जो सब सही कर रहे हैं वो तो सही करना ही करना है। 50% क्वेश्चन पेपर आपको आना चाहिए। जो बाकी 50% है जो आपका करंट अफेयर से आता है, अब उसमें आपका लॉजिक चलता है। लॉजिक मतलब आप कितना एलिमिनेट कर पा रहे हैं, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे आप इंटरलिंकेजेस कर पा रहे हैं। उसके लिए जो न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक न्यूज़ 2-3-4 दिन तक आती रहती है, ये डिफरेंट एक मल्टीपल ओपिनियंस आते हैं। तो आप जो वो एलिमिनेशन, जो स्मार्ट आपका गैसिंग होता है ना, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, साथ में लॉजिकल रीजनिंग हो गई, अगर आप उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं अपने नोट्स से या करंट अफेयर्स की मैगजीन से, तो आपका स्टैटिक रिवाइज हो जाता है कि भाई कितना परसेंट है, कितना, जैसे इस बार आया है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन। तो आई थिंक वो पार्ट फिर आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ऐसे करके अगर आप 70-75% क्वेश्चन पेपर करके आ रहे हैं तो 100-110 नंबर आराम से आपके आ सकते हैं। एंड मैम इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है कि हाउ टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस प्रिपरेशन, एंड हाउ डिड यू इंटीग्रेट योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग? प्रीलिम्स में बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में ब्रॉड थीम्स आती हैं। तो मेंस में तो आप ये सोचो कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाएगा, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स में अलग से करने की ज़रूरत थी, जो मैंने अभी बताया कि मैगजीन से आप कर लीजिए, आपको पिन पॉइंटेड पता चल जाएगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं? यार इंटीग्रेशन इस मामले में मुझे बहुत अलग लगता था। मतलब मैंने प्री के लिए तो बताया ही आपको, जो बताया अभी। मेंस के लिए मैं क्या करती थी, जो मेरी स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हैं, मैंने पूरा जीएस का सिलेबस लिया जो आपका मेंस का सिलेबस होता है, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस लेना, यूपीएससी वाला सिलेबस मत लेना। पहली बात, यूपीएससी सिलेबस में 1 पॉइंट लिखता है, उसके 100 पॉइंट बन जाते हैं।
तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आई थिंक दृष्टि पे भी होगा, जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से एक बार मैंने डिटेल सिलेबस डाउनलोड किया। लगभग 100-150 टॉपिक्स थे जो आते हैं, और मैंने हर एक A4 साइज शीट ली और उसके ऊपर हर टॉपिक लिख लिया। उसके बाद मेरा टारगेट ये था कि जो मैंने किताबें पढ़ ली थी प्रीलिम्स में सारी की सारी, बार बार आप रिवाइज़ नहीं कर सकते मेंस में, और रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, क्योंकि उतना सोचने का टाइम ही नहीं होता है वहाँ पे। तो मैंने ये किया, बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस जो 3 या 4 महीने मिलते हैं, हमें 3 मिले थे, आप लोगों को 4 मिलेंगे, तो उनमें हर टॉपिक पे उन बुक्स से मैंने 10-15 पॉइंट जो है A4 साइज शीट पे लिख लिए। उसमें मेरे डाटा भी था कि कितना परसेंटेज है, क्या इंडिया का क्या रैंक है किसी इंडेक्स में, ये सारा उस रिलेवेंट टॉपिक के लिए। कुछ थ्योरी भी थी कि ये कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या है, जो स्पेस डायमेंशन हम पढ़ते हैं सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बुलेट पॉइंट्स में। फ्लो चार्ट्स थे, फ्लो चार्ट्स में क्योंकि आप एग्जाम में सोच के बनाएंगे उतना क्रिएटिविटी आती नहीं है, वो सब में गोले गोले मार के आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, थोड़ा क्रिएटिव मतलब रहना चाहिए। तो एक पेज पे एक टॉपिक, ऐसे करके मेरे 100-150 पेज के नोट्स तैयार हो गए थे। उन्हीं को मैंने रिवाइज़ किया, टेस्ट लिखा, रिवाइज़ किया, दोबारा टेस्ट लिखा, रिवाइज़ किया, मेंस का पेपर लिख दिया। तो आई थिंक वो आपको जो कंसाइज मटेरियल आ गया, उसी में करंट अफेयर्स लिख लिया मैंने नीचे, हेडलाइन बस खाली, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि एक हेडलाइन है, नीचे में पढ़ रहे हो, याद तुम्हें रहेगा, और वो तुम जब मेंस में आंसर लिखोगे तो करंट अफेयर भी आ गया उसमें, तुम्हारी थ्योरी भी आ गई, तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक आ गया। 10-15 पॉइंट है, 8-10 भी लिख के आओगे, उससे ज़्यादा ना तो उसमें स्पेस होता है ना तुम्हारे पास टाइम होता है। तो ऐसे करके आप कंसाइज, स्मार्ट, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि बाउंसर आ गया है बाहर से। There are so many questions regarding NCERTs. Is it necessary to study NCERTs along with the materials, and which NCERTs to study? NCERTs are the most underrated resource in UPSC preparation. ज़रूर पढ़नी है, कोई नॉन निगोशिएबल, मतलब ये बात तो नॉन निगोशिएबल एक्चुअली। और 6th to 12th पढ़नी है, लेकिन सब चीज़ों की नहीं पढ़नी है। जैसे आप हिस्ट्री लीजिए, तो हिस्ट्री में आप 9th to 12th पढ़ सकते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप 9th to 12th पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में 9th to 12th, ये 3 सब्जेक्ट्स में आप 9th to 12th पढ़िए। उसके बाद आपका आता है एक ज्योग्राफी, उसमें आपको 6th to 12th NCERT पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर है, उसमें आपको 11th क्लास की NCERT पढ़नी है, जो फाइन आर्ट्स की आती है। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की एक बुक आती है वो पढ़ी थी, बाकी करंट अफेयर्स आपके आते ही हैं। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि शायद आई थिंक 12th की NCERT में कुछ 4 चैप्टर्स हैं, मैंने वो कभी रेफ़र नहीं किया, तो मैं नहीं कह सकती उस चीज़ के लिए। लेकिन ये जो बेसिक NCERTs हैं आपकी 9th to 12th तो स्पेशली, और इन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको पढ़नी ही पढ़नी है। Someone has asked that if we start preparation from 21 years from a non-humanities background, how to cope up with the failures? How to cope up with the failures? हाउ टू कॉप अप विद द फेलियर्स इज़ लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और लाइफ में भी आगे भी। तो देखिए, फेलियर होगी, ज़रूर होगी, बुरा भी लगेगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप एक स्टेप बैक लें और एनालाइज करें। एनालाइज करने से मेरा मतलब ये कि जब मेरा अच्छा नहीं हुआ था प्रीलिम्स में, तो आई टुक ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो शुरू में तो 1 आध हफ्ता तो मैंने तो रोने पीटने में निकाला, घर वाले भी परेशान हो गए थे कि अरे क्या हो गया है। तो ठीक है, आप ग्रीव करिए अपनी फेलियर पे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इमोशन लेट योर इमोशंस फ्लो। उसके बाद बैठिए समझदार इंसान की तरह, और ये पहले तो ये देखिए कि गलती क्या हुई, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात ये कि ये तो हो गया एक एकेडमिक वाला कि कैसे आप उससे कोप अप करेंगे। एक होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये कि हम लोग बहुत डरते हैं, हम बड़ा प्रेशर में आ जाते हैं फेलियर के बाद में। प्रेशर नहीं लेना है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोल दिया तुम प्रेशर नहीं लोगे, लेकिन दिमाग में फेक सिनेरियोस क्रिएट नहीं करने हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दुनिया एकदम ख़त्म हो जाएगी, ये वो सब चीज़ें। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कुछ लूज़ आउट कर रही हूँ, बट देन आई सेट डाउन, मैंने लिखा कि मुझे किस बात का डर है, मतलब क्या मुझे फेलियर का डर है, क्या मुझे ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, या मुझे ये डर है कि मेरा करियर एकदम डिरेल हो जाएगा। तो जस्ट राइट इट डाउन कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है डराती हैं, एंड देन राइट दोज वर्स्ट आउटकम्स कि क्या हो जाएगा हर पॉइंट के लिए। जब मैंने लिखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ भी हो जाए, मतलब इतना बुरा तो कुछ हो ही नहीं रहा जितना मुझे लग रहा था कि बुरा हो जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़रूरी हैं। आपके नाम के आगे पीछे IAS IPS लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप यू आर द बिगर पर्सन। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस जर्नी से कुछ सीख रहा हूँ, मैंने अपनी अब तक की लाइफ से कुछ सीखा, और अगर नहीं कुछ हुआ तब भी मैं कुछ ना कुछ बढ़िया कर लूँगा। मतलब मुझे तो एक पॉइंट पे लगने लगा था कि नहीं हुआ तो सब छोड़ छाड़ के हिमालय जाके कैफ़े खोल लूँगी, बढ़िया वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगी। तो यू शुड हैव दिस कि कुछ तो है, हम कर सकते हैं जो। और फेलियर से डरना नहीं है, उसको रैशनली एनालाइज करना, इमोशनल एस्पेक्ट से भी और लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट से भी।
हिमालयास तो आप अभी भी जाएंगे. थैंक यू. Nikita has asked another question. How to maintain consistency? I try, but I fail consistently. How to maintain consistency? सी जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एक स्टेज का अलग है. आपको ऐसा प्री हो गया तो तुम मेंस में बड़ा लॉस्ट फील करोगे, लोगों से पूछोगे अरे अब क्या करें अब क्या करें. मेरा तो मेंस हो गया तो मैं इंटरव्यू में बड़ा लॉस्ट फील कर रही थी कि करना क्या है इंटरव्यू में एग्जैक्टली. होता है ना मूवीज़ में दिखाते हैं कितनी सीढ़ियाँ थी, कितनी ट्यूबलाइट थी, दैट थिंग. तो तुम हमेशा लॉस्ट फील करोगे. तो आई थिंक जर्नी बहुत ही डाइवर्स है. तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो विच वुड गेट यू थ्रू द जर्नी. अब उसके लिए क्या है कि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. अपने एक सिलेबस है, टारगेट्स हैं, बुक्स कंप्लीट करनी है, जो भी है ब्रेक डाउन कर लीजिए वीकली टारगेट्स में, मंथली टारगेट्स में, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. डेली टारगेट्स भी कर सकते हैं, बट जनरली मुझे लगता है डेली टारगेट्स तो पूरे होते नहीं है. तो ये है कि आप टारगेट्स रखिए कम से कम वीकली. और अगर आपका ऐसा है कि भाई नहीं पूरा हुआ इस दिन में, 8 घंटे मैं बैठ सोचती थी कि पढ़ाई करनी है, 10 घंटे बैठोगे तो 8 घंटे पढ़ाई करोगे, थोड़ा इधर उधर घूमोगे, फ़ोन चलाओगे, ये सब चीज़ें करोगे. तो जैसे 8 घंटे मुझे इफेक्टिवली देना ही देना है. अगर मैंने किसी दिन में 6 घंटे दिए तो अगले दिन में मैं 10 घंटे देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि टारगेट पूरा करना है. तो एक तो प्लानिंग कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए, उन गोल्स को अचीव कीजिए और ब्रेक लीजिए बीच बीच में. अगर आपने कोई एक वीक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो हाफ डे आप ऑफ लो, आप मूवी देखो, बाहर मतलब घूमने फिरने जाओ, बुक्स जो किसी को बुक्स पढ़नी है, टीवी जो भी करना है आप करिए उस चीज़ को. तो आई थिंक वो जो एक मोटिवेशन की कंसिस्टेंट जो एक साइकिल है, तो वो आपको एक रखना पड़ेगा और अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से, स्मार्ट तरीके से मोटिवेटेड भी रखना पड़ेगा. How did you manage your hobbies alongside your preparation? हॉबीज़ तो यार हॉबीज़ थी मेरी ट्रैवलिंग और रीडिंग बुक्स, दोनों ही छूट गई हैं, बट मुझे लग रहा है कि मैं रिज्यूम कर लूँगी. हाउएवर लोग जो है बहुत डिस्कवर करते हैं नई नई हॉबीज़. तो मैंने क्या था कि आई डिस्कवर्ड वॉचिंग बहुत सारे टीवी शोज़, मूवीज़ भी बहुत सारी देखी. तो मेरा ये होता था कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, दिन में रात को मतलब सोने से पहले 1 घंटा मतलब देखना ही देखना है. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जो भी आपका देखना है, क्रिकेट देखते हैं बहुत लोग जो भी है, तो टाइम तो आप निकाल सकते हैं. आई थिंक दिस यू कैन यूज़ एज अ मोटिवेशन कि अच्छा ये देखना ही देखना है तो बढ़िया हम पढ़ाई करेंगे और रात को 8 से 9 या इस टाइम ये चीज़ देखेंगे. मतलब वो विच कैन बी समथिंग एज ट्रिवियल एज KBC या के ड्रामाज देख रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडिक्टेड हो गए हैं बिल्कुल ही. तो वो एक हॉबीज़ रख सकते हैं. बाकी आई थिंक अगर आपकी प्रोडक्टिव हॉबीज़ हैं, प्रोडक्टिव हॉबीज़ से मेरा मतलब ये है कि आप स्पोर्ट्स या फिर योगा कुछ फिटनेस रिलेटेड करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका दिमाग एक ना पढ़ाई से अलग कहीं जाएगा तो आप मोर रिफ्रेश फील करोगे. अगर आप हेल्दी हो तो आप पढ़ाई में बेटर फोकस्ड हो. और अगर कुछ मोटिवेशन ना आए तो ये सोचना कि भाई इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, खाली बायोडाटा लेके जाओगे और उस पर सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे ऑप्शनल पे और पॉलिटिकल साइंस इस पे उस पे. कुछ नहीं आता है, वो जो वहाँ बैठे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आता है. तो जितना डाइवर्स तुम्हारा डेव होगा, जितनी अच्छी तुम्हारी हॉबीज़ होंगी, उतना अच्छा तुम्हारा इंटरव्यू होगा कम से कम बाद में जाके. तो ये सोच के एक ना एक हॉबी ज़रूर इनकलकेट करना. So there's a question that you are from science background. While preparing your optional, did you find any difficulty from moving from science to humanities? आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पर आता वाता कुछ नहीं है मुझे ज़्यादा उसमें. तो लेकिन कुछ लोग थे जिनको बहुत कुछ आता था, स्टिल दे मूव टू ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल. आई बिलीव ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल बेटर होते हैं, क्योंकि देखिए साइंस से जब आप आते हैं तो आपको एक चीज़ जो बेसिक आती है वो ये कि आपको इंटरलिंकेजेस आ जाती हैं, आपको एक मल्टी डायमेंशनल स्टडीज़ करनी आ जाती हैं. क्योंकि आप कितना इंजीनियरिंग में आप हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 50 सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं. अब आपको सोच पता होगा कितना आता होगा, लेकिन हमें ये पता है कहाँ से किस में क्या लिखना है, बड़े बड़े आंसर कैसे लिख के आने हैं. तो आई थिंक वो चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है और कोई दिक्कत होती नहीं है अगर आप ऑप्शनल अपना वाइजली पिक कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा. अगर आपके पास मटेरियल भी है तो आप समझ भी लोगे, क्योंकि मार्केट में कोई समझाने वाला है या कोई बताने वाला है, कोचिंग है, टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी हैं. तो मुझे तो कोई पर्सनली दिक्कत नहीं आई. और मुझे लगता है जो इकलौती चीज़ थी विच साल्वेज हेल्प मी साल्वेज थ्रू दिस जर्नी वॉज कि मेरा इंटरेस्ट बहुत था पॉलिटिकल साइंस में. और जब मैं पढ़ती तो मुझे लगता था कि हाँ ये बिल्कुल ना मुझे समझ आ रहा है, मेरा एकदम रियल लाइफ में मैं इसे लिंक कर पा रही हूँ. तो ये बहुत ही एक भ्रम जैसे आप कह रहे थे है कि साइंस वालों को बहुत दिक्कत आएगी ह्यूमैनिटीज़ में. आई बिलीव दे वुड बी बेटर पुट, क्योंकि उनको साइंस का वो मल्टी डायमेंशनलिटी आती होगी और ह्यूमैनिटीज़ इज़ ईजियर टू स्टडी ऑल्सो. तो इट वुड बी अ बेटर कॉम्बिनेशन. Right. So many people have asked that how to balance the preparation of GS along with optional.
मैंने बताया अभी भी कि जीएस और ऑप्शनल मैं तो अलग अलग करती थी, तो अगर आपको साथ में करना है तो आप से 2 हाफ्स में अपने दिन को डिवाइड कर सकते हैं। पहले हाफ में जीएस कर लीजिए, दूसरे में आप ऑप्शनल कर लीजिए। मेरे साथ ये था कि जैसे मैंने इस प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तो शुरू के 4 महीने मैंने जीएस को दिए थे, 3 महीने मैंने अपने ऑप्शनल को दिए थे, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया सब्जेक्ट था। अगर आप लोग सेम बैकग्राउंड से आते तो आप 2 महीने भी देंगे तो चलेगा, तो ऐसे करके 7 महीने मेरे हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग की, थोड़ा मतलब देखा कि अच्छा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में नया, आप नेट पे या जैसे भी फ्रेंड्स से बात करके या कोचिंग के थ्रू कैसे भी। तो 2 महीने मेरे इस सब में गए थे कि मतलब थोड़ा आंसर राइटिंग करती रहती थी मैं बीच बीच में। 9 मंथ्स ऐसे गए। उसके बाद 3 महीने जो बचे थे फिर मैंने प्रीलिम्स को दिए थे। अब बाकी गलती मुझे लगती है कि वो 3 महीने जो दिए थे प्रीलिम्स को, जो 2 महीने उससे पहले वेस्ट कर दिए थे, वो वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। 3 महीने प्रीलिम्स की लग के प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो बाद के 2 महीने बचते हैं उसमें आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए। प्रैक्टिस मतलब अगर आपको आंसर राइटिंग करने का बहुत ही जोश है तो वो भी कर लो शाम को, लेकिन दिन में प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो कितना भी आता होगा बिल्कुल बेकार है, वो नॉलेज आप कहीं शो ऑफ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को ना। तो प्रैक्टिस रिविज़न ये जो चीज़ है 2 महीने पहले प्रीलिम्स के, ये बहुत ज़रूरी है। And what is the importance of test series, especially for prelims? आई थिंक अलॉट, क्योंकि एक तो देखिए आपकी प्रिपरेशन में आप क्यों फेल होते हैं। जब मैंने ये चीज़ एनालाइज की तो 2 रीजंस थे। एक तो होता है नॉलेज गैप, एक होता है लॉजिकल गैप। नॉलेज गैप में क्या होता है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन ऐसा आया है कि आपने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा बुक्स के पास जाएँ, दोबारा पढ़ाई करें। तो एक तो ये चीज़ आप गॉज कर सकते हैं। जो लॉजिकल गैप होता है वो ये कि क्वेश्चन तो आता है बढ़िया, सब समझ में आया, लेकिन गलत करके आ गए हैं, तो ये होता है लॉजिकल गैप कि दिमाग उस चीज़ को लिंक नहीं कर पाया आपका। ये आता है कांस्टेंट प्रैक्टिस से। तो जितना टेस्ट लगाएंगे पहली बात तो आपको समझ में आ जाएगा गैप आ कहाँ रहा है, और दूसरी बात अगर रेक्टिफाई करने के लिए जो चीज़ है आपके इस लॉजिकल गैप को, ये दोबारा टेस्ट सीरीज ही है। तो और टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज कीजिए, या फिर जो ऑनलाइन 5-5 क्वेश्चन आते हैं आप वो लगा लो दिन में, डेली क्विजेस जो आती है, जो आपका मन करे, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। और प्रैक्टिस जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी उसका रिवीजन भी है। अपनी गलतियों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट लगाए, गलती समझ ली, आगे बढ़ गए, ये नहीं करना है। क्योंकि जब आप गलत करते हो ना कोई क्वेश्चन, तो दिमाग में एक फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि अच्छा हमने ये क्वेश्चन ये लॉजिक लगाया और वो हो गया गलत, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो दिमाग फिर से वही लॉजिक लगाएगा। तो इसलिए जब तक अपनी इनको गलतियों को रिवाइज नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज़ की, वो फॉल्स मेमोरी हमेशा कॉन्स्टेंटली क्रिएट होती रहेगी, एग्जाम में भी वही गलती करके आओगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज, उनका रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस, वो सब काफ़ी ज़रूरी है। There's this question. I have recently passed 12th exams and I'm going to attempt UPSC CSE in 2024. So ma'am, my question is how to balance between college and UPSC preparation at the same time. पहले तो कौन होते हैं लोग जितना इतना क्लैरिटी होती है ज़िंदगी में भाई, बट गुड यार, अगर तुम्हें इतनी क्लैरिटी है एंड ऑल द बेस्ट। देखिए अगर आपका ऑप्शनल सेम है, मैं ये बोलूँगी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे भी पॉलिटिकल साइंस, अच्छा आप ही हैं, अच्छा शिद्दत देखो आगे बैठा है, वो एकदम कुछ मिस नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपका ऑप्शनल सेम है तो आप ये कीजिए कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़िए उस चीज़ को, और उसके बाद अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो पहला साल तो आप ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे तीसरे साल में थोड़ा अच्छे से पढ़ो और घर आके देखो, शाम को जीएस कर सकते हो पहली बात तो साथ में, तो आपका ऑप्शनल जो सुबह को पढ़ रहे हो कॉलेज में और जीएस जो पढ़ रहे हो शाम को, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। साथ में ये कर सकते हो कि वीकेंड पे किताबें लेके बैठ जाओ जो और स्टडी मटेरियल यूपीएससी वाला है, और ये देखो कि कॉलेज से कैसे उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। कुछ बहुत अच्छा पढ़ा दिया है तो उस मटेरियल में लिख लिया, या कुछ समझ में उस मटेरियल से नहीं आया तो कॉलेज के कंसेप्ट से समझ लिया। तो इंटीग्रेट करके चलिए और दोनों चीज़ें फिर आपकी बैलेंस रहेंगी, तो आई थिंक यू वुड बी वेरी बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू अदर्स। Someone has asked, how was your interview? Was that hard, and how was the environment during that time? Interview was good. So I scored 206 marks in interview. मनोज सोनी सर का बोर्ड था। हार्ड तो नहीं था। अच्छा 5 पैनल मेंबर्स होते हैं हमारे, तो उन लोगों ने हर एस्पेक्ट पे टच किया। जैसे किसी ने मेरे से मेरा हॉबीज़ के बारे में पूछा था, ट्रैवलिंग, पूरा वो मेंबर था ट्रैवलिंग पे चल रहा था कि अच्छा वीमेन ट्रैवल करती हैं, इंडिया में एक सोलो ट्रैवलिंग क्यों नहीं है, एक निशे सेगमेंट क्यों नहीं है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। एक मेरा वर्क एक्सपीरियंस पे चल रहा था, जो मैं एक बैंक के साथ काम करती थी, अमेरिकन बैंक था, कल्चर में कैसे एडजस्ट हो रहे हो, क्योंकि मेरी जो पहली प्रेफरेंस है वो IFS है, तो दे वर ट्राइंग टू चेक कि मतलब हाउ वेल आई वुड फिट इनटू दैट कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़। उसके बाद एक ने PSIR से पूछा पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था, और बाकी मेरी खुद की एक पर्सनल जो डेफ में था कि मैं जिस टाउन से आती हूँ क्या फेमस है, कल्चर में क्या फेमस है, वो सारी चीज़ें।
बहुत ही कॉर्डियल इंटरव्यूज़ होते हैं, पहली बात तो ये बहुत ही डेफ बेस्ड होते हैं। जैसे मैं बताई शुरू में वो कितनी सीढ़ियाँ ये वो, तो क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा होता है, भाई वो सिविल इंजीनियर होगा, उससे इसलिए सीढ़ियाँ पूछ रहे हैं, तुमसे नहीं पूछेंगे। तो तुम ये नहीं कि वहाँ यूपीएससी में बैठ के देख रहे हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मुझसे पूछा था कि यूपीएससी की बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है क्या, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग से आती हूँ। तो ये तो बेसिक आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उनकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए, उनको इंगेज कीजिए। और दे आर दो जो पैनल मेंबर्स होते हैं, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू। तो ये मत सोचो कि आपको ग्रिल कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, बाहर भेजने के फेंकने के लिए बैठे हैं। आपने वो जो टाइम जो 30 मिनट इंटरव्यू में है जाने के, उनको फेस करने के, इतनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को, तो वो अपनी मेहनत से अर्न किए हैं। दे आर सिटिंग देयर टू इंटरेक्ट विद यू, यू आर द चीफ गेस्ट वहाँ पे। तो एकदम बढ़िया उसमें जाओ, स्वैग वैग में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से परफॉर्म करके आओ। बहुत ही कॉर्डियल रहता है। और मतलब आई डोंट थिंक किसी का कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इशू किसी ने कभी फेस किया यूपीएससी इंटरव्यू में। आपने जस्ट अभी मेंशन भी किया कि आप यू कम फ्रॉम अ प्लेस विच वी जनरली रेफर टू एज ना स्मॉल सिटीज़। तो वहाँ पे रहकर प्रिपरेशन करना क्या मुश्किल है? क्या मेट्रो सिटीज़ में आकर ही प्रिपरेशन की जा सकती है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक डिजिटल इंडिया की एज में ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का बहुत भला हो गया है। तो अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट इज़ देयर विच इज़ वेरी पावरफुल मीडियम, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टॉपर्स स्ट्रेटेजी ऑन यूट्यूब, ब्लॉग्स आर ऑल्सो देयर, इवन रिसोर्सेज भी हैं कि मतलब नोट्स पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक स्मॉल सिटीज़ में रह के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेज ये है कि दोस्त वोस्त कोई हमारे होंगे नहीं, सब बाहर जॉब कर रहे होंगे, तो तुम बढ़िया अंडरग्राउंड होकर पढ़ सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि रिश्तेदार होंगे तो उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। बाकी तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर नोट्स भी चाहिए, कॉपीज जो भी किताबें होती हैं वो भी चाहिए, तो सब ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। तो मुझे तो कभी नहीं लगा। बाकी थोड़ा फैमिली पे आई थिंक डिपेंड करता है। मेरी न्यूक्लियर फैमिली थी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, मैं पढ़ती रहती थी। कुछ लोग की अगर जॉइंट फैमिली है, वैसा कुछ है, तो थोड़ा रहता है। तो आई थिंक दैट कैन बी मैनेज्ड, और मुझे तो पर्सनली कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हुई थी। Ma'am, there's another question. What should be the approach towards revision? When should we revise the subjects which we have already prepared, and what will be the most efficient approach? दो चीज़ें आप कर सकते हैं, दो अप्रोचेस। पहला ये होता है कि लोग ऐसा करते हैं कि कुछ एक दिन बना लेते हैं कि पूरे हफ्ते हमने पढ़ा, मंडे को हम बैठ के उसको रिवाइज करेंगे, या संडे को बैठ के हम उसे रिवाइज करेंगे। तो अगर आपको लगता है वीकली रिविजन्स बेटर है तो आप ये कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा सिंपल चलती थी, तो मुझे ये था कि सब्जेक्ट पढ़ लो, एक बार पूरा सिलेबस कर लो, फिर उसको बैठ के रिवाइज कर लो। ऐसे ये साइकिल करते रहो कि रिवीजन 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 पूरे सिलेबस का, एक के बाद एक। जैसे अगर 15 दिन है मेरे पास, तो 2-3 दिन में पॉलिटी करनी है, 2 दिन में स्पेक्ट्रम करनी है, फिर 2-3 दिन में ज्योग्राफी करनी है, तो ऐसे करके तो पूरा 15 दिन में वो रिवाइज कर लिया। करंट अफेयर्स ज़रूर रिवाइज करना है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ स्टैटिक करना है। जैसे आपके स्टैटिक बुक्स है ना, वैसे ही जो 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुकलेट होंगी, ये जो आपके न्यूज़पेपर के नोट्स होंगे, उनको भी किताबों की तरह रिवाइज करना है। जब आप दोनों चीज़ों को एक बैलेंस में लेके चलोगे तभी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। What mistake should we avoid during preparation about studies, and so that we can clear in first attempt? आई थिंक तो प्लानिंग ज़रूरी है। अगर पहले अटैम्प्ट में आप ऐसे क्लियर करने का टारगेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टार्टिंग और डूइंग समथिंग विदाउट प्लानिंग इज़ प्लानिंग टू फेल। ये बड़ा ऐसे ना, ये ऐसे वैसे के लिए मैंने याद की थी, तो डालती रहती हूँ। तो वो ये चीज़ है कि एकदम बढ़िया प्लान करो, ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करो, ये ज़रूरी है। दूसरा, ऑनेस्ट रहो अपने आप से। देखिए, कोई आपसे आके जो है ये नहीं ले रहा है कि मतलब एक असेसमेंट आपसे बोल रहा है कि भाई अपना करके दिखाओ, या आपसे पूरा हिसाब किताब करवा रहा है कि कितना पढ़ाई की, कितनी नहीं की। आपको पता है कितना पढ़ना है, आपका प्लान है, आप अपने आप से ईमानदार नहीं हैं, तो फिर एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें छूटती रहेंगी। मैंने तो आई थिंक एक फेलिसिटेशन इवेंट था, तो उसमें एक टॉपर थी हमारी जो बता रही थी कि उन्होंने तो ये किया था कि एक्सेल शीट लेके पूरे दिन के टारगेट लिख लिया करती थी, जो नहीं होता था उनको रेड कर दिया करती थी, महीने के आखिर में उनको पूरा किया करती थी। लोग इतने ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप रेस में पीछे बहुत छूट जा रहे हैं। तो कम से कम अगर आप सिंपल भी रखें तो प्लान करें, ऑनेस्टली उस चीज़ को जो है फॉलो करें और उसको अचीव करने का ट्राई करें। ये मिस्टेक हमेशा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बहुत माइन्यूट हैं, लेकिन ये एक ब्रॉड चीज़ है। अगर यही गलत है, बेसिक ही गलत है, तो फिर बाकी चीज़ें बहुत गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट। हाउ टू यूज़ इंटरनेट व्हाइल प्रिपेयरिंग? आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, पहली बात स्ट्रेटेजी के लिए जो मैं बता रही थी, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी। दूसरी बात आपकी रिसोर्स लिस्ट के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं। आई रिमेंबर अनुदीप दूरी शेट्टी सर जो 18 में टॉपर थे, उनका नहीं 17 में या 18 में, हाँ टॉपर थे।
उनका ब्लॉग है एंड ही रियली राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, काफ़ी एक्सप्लेन करते हुए एससीएस में क्या करना है, एथिक्स में क्या करना है। अब भी लोग आज भी उन्हीं की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो आप रिसोर्स देख सकते हैं उनके। आंसर राइटिंग, काफ़ी सारे आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डेली 5-5 क्वेश्चन डालते हैं, आप वहाँ आंसर लिख सकते हैं, पीयर रिव्यू करवा सकते हैं। सेम विद प्रीलिम्स जो डेली क्विजेज आती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो स्ट्रेटजी से लेके और आखिर में आंसर राइटिंग तक पूरा सब कुछ आपका इंटरनेट पे है। बात यह है कि एक तो रिसोर्सेज बहुत ही ऑथेंटिक रखना, ये नहीं कि किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, और दूसरी बात ये कि उसको थोड़ा लिमिट में रखना, मतलब ऐसे भी नहीं कि एकदम बह गए उसमें कि अरे 5 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं वो, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ 3 आर्टिकल देते हैं, पढ़ने लग जाओ तो भाई 2-3 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। तो एक बैलेंस बना के चलना। So these two questions which I have cover two ends of the spectrum. How many hours to study for prelims? And study के बीच में हॉलीडे पे जा सकते हैं? अरे साथ में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही 10 घंटे मैं तो पढ़ती थी, क्योंकि ऑप्टिमम है वो 8 घंटे, 8 से 10 घंटे डिपेंडिंग अपॉन कितना शार्प आप लोग हैं, तो वो ऑप्टिमम है। ज़्यादा पढ़ोगे तो सस्टेनेबल नहीं है, आप थोड़ा ब्रेक डाउन वाला पॉइंट आ जाता है, और कम पढ़ोगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी ये है कि हॉलीडेज़ लीजिए, ज़रूर लीजिए, मंथ में एक बार तो 1-2 दिन ज़रूर लीजिएगा। और बाकी मैं छोटे छोटे वीकली ब्रेक्स भी ले लिया करती थी, आधा आधा दिन का, कि अच्छा आज नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था आखिर में दूसरे अटेम्प्ट में आते आते कि एग्ज़ाम जो है मतलब बहुत ही क्रूअल है। तो आप ये मत सोचना कि एग्ज़ाम के चक्कर में लाइफ के 2-3 साल ऐसे ही वेस्ट कर लिए, अपनी लाइफ भी साथ साथ में ना जीनी है थोड़ा, तो बहुत ज़रूरी है ब्रेक्स लेना। Ma'am, did you prepare for CSET? And if yes, how did you prepare for it? मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, सो आई डिडंट प्रिपेयर स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने इस बार बहुत डिफ़िकल्ट सीसेट आया था, तो सबको दिक्कत हुई है। मेरा मानना ये है कि जब मैं प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में बैठी थी तो सीसेट जो आता था, जो मैंने उस टाइम प्रिपेयर किया था, जो वहाँ पे थोड़ा एप्टी टेस्ट आता है, और उस जो सीसेट यहाँ आता है, मैंने भी देखे पेपर्स, काफ़ी सिमिलर था, तो आई थिंक वो मैं शेयर कर सकती हूँ। देयर इज दिस बुक आर एस अग्रवाल की, जो आपकी आती है मैथ्स के लिए, क्वांट्स वगैरह के लिए। तो उस बुक में काफ़ी अच्छा कंसेप्ट जो है, बहुत ही शॉर्ट में 200 पेज की बुक है, आप और सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर्ड है, क्वांट्स के भी, एलआर के भी। तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लीजिए और देखिए क्या क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं टॉपिक्स, उनको उस बुक से रेफर कीजिए और वापस सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई थिंक मोस्टली क्वालिफाइंग के लायक तो पक्के से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है बेसिकली। और अगर आपको ये एलआर डीआई ये सब चीज़ें लग रहा है कि PYQ से मतलब कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो देयर इज दिस वेबसाइट indiabix.com पे ना काफ़ी सारे पड़े रहते हैं आपके, ऐसे ही क्वांट, एलआर हो गया आपका, डीआई हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। There is another question. There is one thing which demotivates me the most. I am going to compete with IITians, MBBS holders. I have humanities background and I was not a regular student. Is this possible for an average student to crack this exam? या एक तो ये IIT कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल एवरेज से भी नीचे होते हैं वो लोग, सही बता रही हूँ मैं। मतलब नॉट टू एकदम किसी की कोई ऐसे डिमोरलाइज करने के लिए नहीं, IITians भी होंगे यहाँ पे, मुझे बाद में गालियाँ देंगे, बट द पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है। काफ़ी ह्यूमैनिटीज़ के जो लोग होते हैं वो टॉप करते हैं, काफ़ी IITians जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि एग्ज़ाम आपके इंटेलेक्ट का इतना एग्ज़ाम नहीं है जितना आपके एटीट्यूड का एग्ज़ाम है, क्योंकि मुझे लगता है हर टॉपर, अभी हम बात भी कर रहे थे फैकल्टी रूम में, कि हर टॉपर कम से कम 3 या 4 ऐसे लोगों को जानता है जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उससे ज़्यादा डिजर्विंग है, बट दे स्टिल कुड नॉट गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है तो वो निकल जाएंगे। अपना एटीट्यूड आप ऐसा रखिए कि आपको पता हो, क्योंकि देखिए बात वही है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि आप किसी नक्सल एरिया में फॉर एग्जाम्पल पोस्टेड हैं भाई, आप SP हो, तो आपसे बोला गया है कि कुछ अटैक हो गया है, आप जो कि जाके फायर करो या जो भी है सिचुएशन कंट्रोल करो। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो AK-47 चलाना जानता ही नहीं, पढ़ के आती हूँ पहले मैं कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। तो इट्स मोर अबाउट कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे एक ऑन योर टोज, थिंकिंग ऑन योर टोज जिसको हम कहते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, बाकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें कैसी हैं, सोशल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है बाकी लोगों के साथ में। तो एग्ज़ाम बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। ये मत सोचिए कि सिर्फ बिकॉज आपका थोड़ा एकेडमिक वाला पार्ट लो है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई डिग्रीज देखता भी नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, सब बराबर है एग्जाम में। तो ये तो बहुत ही मिसकंसेप्शन है, इसको आप जितना जल्दी दिमाग से निकालें उतना जल्दी आपके लिए बेटर है। There are 2 questions related to self doubt. क्या आपको डर लगा था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि what a big thing I have taken? And there's a different question. I left my job to prepare for IAS, but sometimes I feel low that I should not have resigned from this job. How to tackle this situation? हाँ, इसके बारे में तो मैं शुरू में बात कर भी रही थी कि देखिए जॉब छोड़ना डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है डेफिनेटली। तो
डिफ़िकल्ट क्यों होता है? देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने जॉब छोड़ी क्योंकि मेरे पास टाइम होता था। इनफैक्ट बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद अ यूएस बैंक, तो मैं 12 से 9 मेरी शिफ्ट रहती थी, सुबह बहुत टाइम था पढ़ने का। लेकिन नहीं, हम तो बढ़िया सोएंगे, वीकेंड पे पार्टी करेंगे, तो वो एक जो कंफर्टेबल लाइफ होती है, तो ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। जॉब में रह के ये होता है, तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि देखो आगे तो और ज़्यादा कंफर्टेबल होती जाएगी, और अगर यहाँ से मतलब प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम के साइकिल में कूदना है, तो यही टाइम है कूदने का, बाद में नहीं कर पाओगे। तो अगर आप जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो डिफ़िकल्ट डिसीजन है डेफिनेटली, बट फिर आप ये देखिए ना कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, आप कितना आगे जा सकते हैं। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नाउ दैट आई लुक बैक, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल कि मैंने जॉब छोड़ी, ये किया वो किया। बाकी ऐसा है कि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने ले लिया है, आई थिंक अगर आप जो भी जिसने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप जॉब में थे, आपका एक वर्क एक्स हो गया है, तो आपके पास बैकअप हो चुका है ऑलरेडी। कब तक आप बैकअप पे स्टिक रहेंगे? तो जो आपका ड्रीम है उसकी तरफ प्रोसीड कीजिए, नहीं होगा तो एटलीस्ट यू हैव अ क्वेश्चन टू फॉल बैक अपॉन, आप वापस कभी भी आ सकते हैं। और डीमोरलाइज फील करने का तो ऐसा है, देखो सब करते हैं, सेल्फ डाउट सबके अंदर रहता है। आई थिंक जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा, एग्ज़ाम ऐसा है आपका, रिजल्ट आने से एक दिन पहले तक उसको भी सेल्फ डाउट होगा कि दोबारा प्रीलिम्स तो लिखना नहीं पड़ जाएगा। मतलब बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे एक्चुअली प्रीलिम्स, क्योंकि पास आ गया था रिजल्ट आने के टाइम पे, तो सेल्फ डाउट सबके अंदर होता है। बात ये कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, दैट मैनेजमेंट जो चीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो चीज़ है, वो हमेशा आगे भी काम आएगी। अभी सीख ले तो और बेटर है आपके लिए। How can we increase our answer writing skills? I mean, what are the basics of answer writing? बेसिक्स में एक आई थिंक 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि आंसर का स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हम सब लिखते हैं, तो वो स्ट्रक्चर फॉलो करना है। कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट डालिए, डाटा डालिए, करंट अफेयर से इंट्रोड्यूस करवाइए। कोई भी आंसर आपका आया है, कुछ स्टैटिक पूछ रहे हैं वो लोग फॉर एग्जाम्पल, बट रीज़न ये होता है कि ऐसा कुछ न्यूज़ में रहा होता है, तो आप इंटरलिंकेज बनाइए कि अच्छा ये हुआ था तो इसलिए ये पूछ रहे हैं, और उसको एग्जाम्पल के तौर पर आप आंसर में यूज़ कर लीजिए। तो पहली बात तो आपका स्ट्रक्चर। दूसरी बात आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड जो होती है, ये आपकी आती है प्रैक्टिस के साथ में। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट पेपर टाइम बाउंड मैनर में लिखेंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बड़ा पेपर होता है और 7-8 मिनट मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए, और आपको सोचने का टाइम नहीं होता है। अगर पेन रुका और सोचने लग गए तो समझो कि क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लिस्ट में आना है तो ये टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली आई फील प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कितना भी आता है, लेकिन जैसे बारीक बारीक लिख के आए हैं, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, उसको देखो, एग्जामिनर को मिलते हैं आंसर कॉपी चेक करने के पैसे, वही 12th में होता था वही यहाँ होता है। उसको अपने चाय पानी की पड़ी होती है, उसको अपने घर जाने की पड़ी होती है, वो क्यों दिमाग मारेगा आपकी कॉपी में जब तक कि आप उसका काम ईजी नहीं कर रहे हैं। तो आप ब्यूटीफुली प्रेजेंट कीजिए, साफ साफ लिखिए, थोड़ा खुला खुला लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, वो सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि लाल हरा पेन लेके बैठ गए, सजा रहे हैं उसे वहाँ बैठ के, उतना भी टाइम नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉपर लेजिबल हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। And then what is that one mistake you would suggest every aspirant to avoid while being on this journey of UPSC preparation? आई थिंक सब लोगों की एडवाइस लेना, मतलब बहुत डेंजरस होता है ये कि जो बता रहा है उस तरफ चल दो, अपना सबकी सुनो, एक बार स्ट्रेटेजी प्लान कर लो और उस पर फिक्स रहो। मतलब ऐसे रिजिड तो नहीं होना है कि बिल्कुल किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत सुनते रहो, लेकिन ये मानो कि 80% जो स्ट्रेटेजी एक बार डिवाइस कर ली है, जो बुक लिस्ट डिवाइस कर ली है, कोचिंग करनी है नहीं करनी है ये डिवाइस कर लिया है, और ऑप्शनल डिवाइस, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे बीच में ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, मतलब ये नहीं करना है। तो आई थिंक ये जो 10 लोगों की बात सुन रहे हो वो मत करना, अपनी चीज़ पे स्टक एकदम ना फिक्स रहना। और जो आपकी बुक्स हैं, एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, दैट इज़ बेटर देन आप 10 बुक्स को पढ़ रहे हो। पीएचडी नहीं करनी है, और ये बहुत मतलब सबको सब बताते हैं, हर कोई रिट्रेट करता है इस बात को, बच्चे फिर भी ये गलती करते हैं, तो ये नहीं करना है। Those who are targeting 2024 again, I don't know how many students are here who are targeting 2024. Is it necessary to read current affairs from now on, or should we cover the current affairs from 2023 to 24? देखिए, न्यूज़पेपर तो अभी भी पढ़िए, क्योंकि वो जो ओपिनियन बनेगा वो आपको ही हेल्प करेगा। और आई थिंक न्यूज़पेपर तो किसी भी सेंसिबल इंसान को रोज़ पढ़ना ही चाहिए, तो वो तो एक बहुत ही मैंडेटरी सी चीज़ है। न्यूज़पेपर पढ़िए आप, लेकिन जो स्टैटिक जो बुकलेट्स की हम बात कर रहे थे, नोट्स बनाने की बात कर रहे थे, वो आप 1 साल का करेंगे, बहुत से बहुत 1.5 साल का करेंगे, बहुत टाइम है अगर आपके पास तो वो सफिशिएंट है। And then how did you overall plan your journey? While you had 1 year first in your mind, and then you had 2 years, how did you plan your journey? You said you have certain months planned for certain subjects, but can you be a bit more specific?
जर्नी का देखिए, आई थिंक बताया था मैंने फर्स्ट ईयर का, तो कि जीएस कंप्लीट करना था, ऑप्शनल कंप्लीट करना था, फिर थोड़ा प्रीलिम्स के लिए पढ़ना था अलग से, जो क्योंकि प्रीलिम्स की बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन होती है, और फिर प्रैक्टिस करनी थी, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूँ, सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, तो आपके जीएस के पेपर से गो बाय द सिलेबस। गो बाय द सिलेबस से मतलब ये है कि जैसे आपका जीएस 1 है तो उसका सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का ओवरलैप है तुम्हारा प्रीलिम्स के साथ में। अलग से पढ़ना पड़ेगा सिर्फ सोशियोलॉजी, तो ओवरलैप आपका ज़्यादा है, इसलिए कम टाइम देने की ज़रूरत है उसको। कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में वो कवर हो जाएगा। उसके बाद GS2 GS3 इनमें अलग से पढ़ना पड़ता है। बच्चों के नंबर कम इसीलिए आते हैं, जैसे GS2 में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और आपका एक होता है सोशल जस्टिस, जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं। तो इसमें पॉलिटी तो आपका लक्ष्मीकांत से प्रीलिम्स में हो जाएगा, बाकी जो 2 टॉपिक है वो आपको करने पड़ेंगे, तो उसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। GS3 में तो भाई सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है उसका, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फॉरवर्ड लिंकेजेस, पॉवर्टी, हंगर, जो हमें लगता है कि आते हैं, बढ़िया आते हैं, लेकिन जब लिखने बैठो तो मटेरियल नहीं होता है। तो GS3 में जो है हर टॉपिक कवर करना, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। देन GS4 है आपका एथिक्स। एथिक्स में कम टाइम लगता है, क्योंकि कोई सिलेबस बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा होता है, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, आप प्रिपेयर कर लोगे, थोड़े केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो GS4 GS1 कम टाइम कंज्यूमिंग है, GS2 GS3 ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो 4 महीने अब आप वो देख लीजिए कि आपकी क्या स्प्लिट रहती है, क्या आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस रहता है, बट गो बाय सिलेबस। और आपका जो एक टारगेट होना चाहिए वो ये कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। You scored 206 in your interview, which is one of the highest scores this year. What, according to you, helped you? आई थिंक अगेन प्लानिंग, क्योंकि इंटरव्यू हम बड़ा हल्के में लेते हैं, मतलब वही करते हैं कि मॉक इंटरव्यूज बाकी लोगों के देख लिए, थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कर ली और हो गया। ऐसा नहीं होता है। मतलब व्हाट आई डिड वाज, अपना डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो बायोडाटा आप कह सकते हैं, वो मैं लेके बैठी, और उसके हर कीवर्ड पे जो जो लिखा हुआ है कि होम टाउन क्या है, डेट ऑफ बर्थ की सिग्निफिकेंस क्या है, डेट ऑफ इंटरव्यू की सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें थी मैंने गूगल की एक नोटबुक में लिखी, कि भाई जैसे मैं अमरोहा मेरा होम टाउन था, वो सारी चीज़ें, या और बाकी नेटिव प्लेस हरिद्वार है, तो ये सब चीज़ें। तो फैक्चुअल आना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूज़ करते हैं मेंस के लिए या प्री के लिए, वैसे ही टॉपर्स जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट लिख के शेयर कर देते हैं। काफ़ी सारी कोचिंग उनका कंपाइलेशन जो है आपको प्रोवाइड करवाती हैं। ट्रांसक्रिप्ट होती हैं लगभग 300-400 लोगों की। मैं लेके बैठी एक दिन, और मैंने अपनी प्रोफाइल से उनको मैप किया कि किसकी प्रोफाइल सेम थी, किसकी हॉबीज मेरे से सेम थी, किसका होम टाउन सेम है या स्टेट सेम है, या वुमेन हूँ मैं तो वुमेन इश्यूज़ जो हैं वो किसके में आ सकते हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए, हर क्वेश्चन का आंसर सोचा, दिमाग में स्ट्रक्चर किया कि मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। तो वहाँ पे अगर आप बैठ के आंसर दे रहे हैं, आपको बहुत आता है, पर आपका आंसर का स्ट्रक्चर नहीं निकल रहा है, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। क्योंकि रैंडम इंटरव्यू होना है डेफिनेटली, पर जो 50% या 60% डेफ से होना है कम से कम, वो तो आपको प्रीएम्प्ट करना ही करना है। तो वो मैंने प्रीएम्प्ट किया। बाकी जो रैंडम था वो मुझे थोड़ा बहुत आता ही था, क्योंकि प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। तो ओवरऑल आई वॉज एबल टू डॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी एक आई थिंक थोड़ा एक कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा थोड़ा एक कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत तेज़ बोलती थी, बहुत सारी हिलाती थी, अभी भी हिलाती हूँ, मतलब दैट इज़ फाइन, बट वो चीज़ें थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत रहती है। तो मिरर प्रैक्टिस वगैरह करना, जो 3-4 महीने इंटरव्यू के हैं ना, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। किसी इंसान के अगर 160 नंबर आ रहे हैं जो कि एवरेज है, और आपके अगर 200-210 आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा। जीएस में 50 नंबर गेन करना 10 सब्जेक्ट पढ़ के बहुत डिफिकल्ट है, इंटरव्यू में बहुत ईजी है, तो उस चीज़ को हल्के में मत लेना कभी भी। I missed one question regarding the optional. Are some optional better than the others? What do you think? देखो यूपीएससी बहुत डेमोक्रेटिक है, तुम्हें लग रहा है कि एक ऑप्शन बहुत ऊपर जा रहा है तो वो उसको मॉडरेट कर देते हैं, वो नीचे आ जाता है। तो ये मत सोचना कि एक ऑप्शन बहुत बढ़िया है, एक खराब है। जो इंटरेस्ट होगा वही ऑप्शनल लेना, और अपने ऑप्शनल में अच्छे से परफॉर्म करना। बाकी रिसोर्सेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बस ये है कि कुछ ऑप्शनल अच्छे इसलिए होते हैं, सिलेबस कम है उनका, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कम है। जैसे एंथ्रो में मैंने सुना सिलेबस कम होता है। कुछ ऑप्शन अच्छे हैं क्योंकि उनकी मार्केट में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि वो भी सेम ऑप्शनल वाला है। तो ये जो ऑप्शनल है, अच्छे बुरे कुछ नहीं होते हैं, ये आपका पर्टिकुलर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आई थिंक मार्क्स की जहाँ तक बात है, तो कोई ऑप्शनल कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कह ही नहीं सकता। एक टाइम था जब मैथ्स में लोग 400 स्कोर करते थे, इस बार 300 पे आके वो शायद रुक गया, या 320 पे आके। तो यूपीएससी बहुत ध्यान रखता है इस पैटर्न का, इस ट्रेंड का, तो इससे मत जाना कि किस में अच्छे नंबर आ रहे हैं किस में ख़राब नंबर आ रहे हैं। So this question, I'm a quality analyst in IT. We have very less time, 4-5 hours per day.
How can I improve quality with very less time? Please guide me, ma'am. I have to give my attempt in 2022. पहली बात तो ये कि आप ये देखिए कि टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 घंटे से आप बोल रहे हैं कि आप दे पा रहे हैं, दैट इज़ गुड। वीकेंड पे लेकिन आपको 7-8 घंटे देने पड़ेंगे। काफ़ी वर्क के एक्सपीरियंस होते हैं जो ऐसे अपना टाइम मैनेज करके क्लियर करते हैं। अब क्वालिटी ऑफ आंसर्स की बात आती है। आई थिंक जो थोड़ा शॉर्टकट मैं बता सकती हूँ, मतलब देखो शॉर्टकट है तो कितना सक्सेसफुल होगा वो मैं कह नहीं सकती, बट गो टू सम साइट जहाँ पे टॉपर्स की कॉपीज़ होती है। किसी भी साइट पे हो अगर, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से टॉपर्स की कॉपीज़ डाउनलोड कीजिए, देखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो आंसर कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे करंट अफेयर्स का, डाटा का, फ्लो चार्ट्स का उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ना आपको बड़ा रेडीमेड फोल्डर मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि दिस इज़ मोर लाइक रिवर्स लर्निंग। एक होता है कि आप अपना कंटेंट पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम आंसर लिख रहे हैं, फिर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। एक होता है कि आपके पास ऑलरेडी जो बेस्ट आंसर्स हैं वो हैं और उनको आप देख के समझ रहे हो कि हाँ अच्छा ये टेम्पलेट है जो हमें फॉलो करनी है, मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करनी है, बट ये है कि जिसका स्टाइल आपकी राइटिंग स्टाइल से मैच हो रहा है। 3-4-5 टॉपर्स को चेकआउट कर लो अच्छे से, तो वो चीज़ अगर आप चाहो तो शायद थोड़ा देख सकते हैं और इसको आई थिंक हेल्प मिलेगी बेटर क्वालिटी ऑफ आंसर्स आंसर राइटिंग में। This is a similar kind of question, but still, can I prepare while working 9 to 5? कर सकते हैं आप प्रिपेयर। वही है कि आप दिन में 4 घंटे, जब आपका वीक डे है तो आप 4 से 5 घंटे दीजिए। उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर वर्क अभी तक टू एंड फ्रो, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह, ये जो कुछ बेसिक मटेरियल है, प्रैक्टिस पेपर है, तो वो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे कर सकते हैं जब ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए उसमें ज़्यादा। बाकी जो आपके एक्टिव टॉपिक्स हैं वो आपको सुबह उठ के पढ़ लो, अगर आपको सुबह उठने का है कि मतलब बेटर तैयारी हो जाती है। या अगर आपको रात को है तो आप ये कर सकते हो, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से प्रिपेयर कर रहे थे, ऑफिस से आते थे, खाना वाना खा के थोड़ा आराम करके 8 बजे से बैठते थे, 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। तो आपको दिन में 4 घंटे तो निकालना ही निकालना है, और वीकेंड तो फिर आपको पूरा डिवोट करना है। वीकेंड पे ये नहीं करना है कि पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा एग्जाम जो है वो सेक्रीफाइस तो मांगता ही है, तो 1 साल 2 साल थोड़ा ये करने की ज़रूरत है। Ma'am, let me ask a counterfactual question. Had you not been successful, so gloriously especially, तो आप क्या, आपका आगे का जर्नी क्या होता? आगे की जर्नी का ये था कि कॉर्पोरेट में वापस जाना मेरा एक बैकअप ऑप्शन था, क्योंकि मैंने 2 साल इसीलिए इंजीनियरिंग की थी, फिर 2 साल जॉब की थी ताकि बैकअप मेरा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आप कोई जॉब कर रहे हैं ना अगर, तो उसको अच्छे से कीजिए। ये मत सोचिए कि यूपीएससी में जाना है और बढ़िया हो जाएगा हमारा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि नहीं होगा। ये मैं अवेयर थी इस चीज़ से, तो बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज वो किसी काम का बैकअप नहीं है। तो ये था हमेशा से कि कॉर्पोरेट में वापस जाना है, लेकिन फिर थोड़ा ये था कि पढ़ाई करनी पड़ेगी कॉर्पोरेट में जाने के लिए, और पढ़ाई करने का मूड नहीं था, तो मैंने आरबीआई ग्रेड बी वाला एग्जाम भी दिया था जो मेरा क्लियर हो गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड हैव बीन जॉइनिंग आरबीआई ग्रेड बी। मैंने, अब मेरा एकदम बस हो गई थी, मैंने प्रीलिम्स का कोई फॉर्म वॉर्म भी नहीं भरा था, ना आरबीआई का, ना यूपीएससी का, ना किसी और चीज़ का। तो डेफिनेटली बस यही था कि इसमें वापस आके और एक बार आरबीआई ज्वाइन करो, अब ज़िंदगी में थोड़ा ऐश करो, घूमो फिरो। तो And should one prepare for state PSCs while preparing for UPSC? सी यू कैन, कुछ स्टेट पीएससीज हैं जो काफ़ी प्रोफेशनल हो गए हैं और यूपीएससी के पैटर्न पे हो गए हैं। यूपी पीएससी इज़ वन ऑफ देम, एमपी पीएससी इज ऑल्सो, एंड आई थिंक राजस्थान ऑल्सो। दीज 3 आई एम अवेयर ऑफ, अदरवाइज तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मैंने तो नहीं किया था पर्सनली, बिकॉज मुझे था कि ठीक है IAS करना होगा तो होगा, अदरवाइज देख लेंगे कुछ और। बट काफ़ी लोग करते हैं, और वही है कि अगर आपके 2 या 3 अटैम्प्ट्स हो गए ना, फिर आप बैकअप के लिए सोचने भी लग जाओ, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मार्ट चॉइस, क्योंकि प्रेशर टाइम के साथ साथ बिल्ड होने लग जाएगा। और बहुत ही कम, आप एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी अगर देखें तो आपका 5th-6th अटैम्प्ट में होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, दे डू हैपन, बट इतना रिस्क क्यों ही लेना ज़िंदगी में। तो आप स्टेट PSCs आर अ गुड ऑप्शन, स्पेशली इफ दे आर प्रोफेशनल वंस। I think that is all for this session. मैम, अगर आप कुछ कहना चाहें, a message for them, and then we'll wrap up this session. ओके, सो आई गॉट टू नो कि फाउंडेशन बैच ही है, काफ़ी लोग स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं। देखिए, जर्नी लंबी है, कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सब लोग कर सकते हैं। बात ये नहीं है, क्योंकि मतलब वही सेल्फ डाउट वाली बात जो मैं बोल रही थी। मेरा रिजल्ट आया तो हम लोग ऐसे, मैं और मेरी बहन छोटी, हम रूम में बैठे हुए थे, रिजल्ट आया, घर वालों को तो बताया नहीं था कि रिजल्ट भी आ गया है, कभी फेल हो जाओ दोबारा, मतलब ऐसे क्या ही बताना, ये सब चीज़ें थी। तो रिजल्ट आया 20, मैंने अपना नाम टाइप किया, 23rd रैंक पे था, एंड माई सिस्टर टोल्ड मी कि ये रैंक नहीं है, सीरियल नंबर है, दोबारा चेक कर, ठीक है। सो आई लेट इट डिड चेक इट अगेन, कि जबकि कोई तुक नहीं था इस बात का, क्योंकि रैंक से ही आता है, मुझे पता था रैंक से आता है, बट एक सेल्फ डाउट। तो चेक किया, फिर घर वालों को बताया, उन्होंने 3री बार चेक कराया। तो बात ये है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, वो सब चीज़ें हैं, सेल्फ डाउट सबको आते हैं, और किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, बहुत ही गैम्बल है।
तो आप ऐसा खेलिए कि आपके चांसेस आप मैक्सिमाइज करें, जिसका मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट दें ईमानदारी से, और अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। रिस्क को मिनिमाइज करने से मतलब वही है कि इधर उधर ज़्यादा टाइम वाइम वेस्ट ना करें, और जब 2-3 अटैम्प्ट हो जाए थोड़ा बैकअप भी देख लें। और बाकी तो अगर आप अपना बेस्ट देंगे, अगर हम लोग कर सकते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, आई रियली बिलीव इट। और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा हार्डवर्क का खेल है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि दृष्टि हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, क्योंकि मैं कई बार अपने उसके लिए भी रेफ़र करती थी थोड़ा कंटेंट वगैरह के लिए इनकी वेबसाइट पे, और मॉक के लिए तो मैं आई थी। सो यू हैव वेरी एबल गाइडेंस, आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। और बाकी तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सब लोग अच्छे से करें, और जिसका थोड़ा गाइडेंस ये वो जो भी है, तो आई थिंक मैं अपना ईमेल आईडी या कुछ इनके पास छोड़ के जाऊँगी, तो पीपल कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी इन वट एवर वे आई कैन हेल्प। आई विल बी रियली ग्लेड टू हेल्प। थैंक यू। Thank you, Sadaf, for this wonderful session. With this, we wrap up this session. Thank you, everyone.